नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। इस गणतंत्र दिवस का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। भारत के आम नागरिकों पर बढ़ रहा है टैक्स का बोझ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीते 5 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। साल 2025 में 139 हस्तियों को मिलेंगे पद्म पुरस्कार, जिसमें बिहार की मशहूर गायिका रही शारदा सिन्हा सहित 7 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोलकाता में दिखा खास परेड, जिसमें रोबोट आर्मी ने सलामी दी है। इंडियन आर्मी ने रोबोट डॉग्स का भी प्रदर्शन किया है। रोबोट के प्रति बढ़ता आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 17 लोगों के रहस्यमयी मौत के बाद बधाल गांव के इलाके को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। मृतकों के रिश्तेदारों सहित अन्य 200 लोगों को आइसोलेट किया गया है। अभी तक मौत का वजह पता नहीं चल पाया है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने आज हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इसका ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर और लुधियाना के इलाके में देखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एकजुटता सद्भाव की कुंजी है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना चाहिए। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने फिर एक बार भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा, 15 मिनट नागा साधुओं को दे दो, सबसे पहले यूपी के मूल्य साफ हो जाएंगे। सुर्खियों के बाद अब हम रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसके बाद कमेंट भी किया कीजिए। एक रहस्यमय बीमारी ने एक गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पूरा गांव डर और निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ है। वजह खोजी जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 लोगों की रहस्यमय मौत के बाद बधाल गांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके चलते सभी डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है। एक दिन पहले शनिवार को मृतकों के नज़दीकी करीब 200 रिश्तेदारों को आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया था। करीब 14 मरीज अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हालत में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ से एफएसएल रिपोर्ट आने में अभी भी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। उसके बाद ही मौतों की वजह साफ हो सकेगी। हालांकि 23 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जहरीले पदार्थों को मौतों का कारण बताया था, लेकिन ये कोई ठोस कारण है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया था। 22 जनवरी को 3 बहनों की तबीयत बिगड़ने के बाद राजौरी के गांव बधाल को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया था। वहां भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। तीनों बहनों की उम्र 16 से 22 साल के बीच है। पहले उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर उसी दिन उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया है। तीनों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है। इससे एक दिन पहले 25 साल के युवक एजाज अहमद को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया है, लेकिन उसे भी पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक चारों की तबीयत में सुधार हो रहा है। अब पूरे गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। पहला, जिन परिवारों में मौत हुई है उनके घरों को सील कर दिया गया है। यहाँ सभी की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। परिवार वालों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें यहाँ जाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी, जो वहाँ पर पहले से मौजूद है। इससे पहले जोन के रूप में कहा गया है। दूसरा, प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वालों या उनके परिवार वालों को रखा गया है। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। हालात बिगड़ने पर उन्हें तुरंत इलाज दी जाएगी, ये तैयारी है। तीसरा, इस जोन में गांव के बाकी परिवारों को रखा गया है, जिसके अंदर इस बीमारी का कोई भी सैंपल मौजूद नहीं है। अस्पताल की तरफ से तैनात किया गया अफसर ही लोगों को खाना और पानी दे रहे हैं। यहाँ पहले से मौजूद कुछ भी खाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है। इस तरह पूरे गांव को सुरक्षा कवच के अंदर घेर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 21 जनवरी को
पीड़ित परिवारों से मिलने गांव बधाल पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उमर ने कहा था, यह कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है। केंद्र सरकार ने भी एक टीम तैनात की है, वो सैंपल कलेक्ट कर रही है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन, पुलिस और भारत सरकार की कोशिश जारी है। जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर ये कोई बीमारी है तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये तय करना होगा कि ये नहीं फैले। मुख्यमंत्री ने 6 बच्चों को खोने वाले मोहम्मद असलम से भी मुलाकात की है। असलम को उनके मामा और मामी ने गोद लिया था। आज असलम के सभी बच्चे और इसके मामा मामी भी इस बीमारी से मौत हो गया है। अब असलम के परिवार में खुद असलम और उसकी पत्नी ही जीवित बचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन मौतों की जांच के लिए 18 जनवरी को इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाने का आदेश दिया था। यह हाई लेवल टीम रविवार को गांव पहुंची थी। टीम को गृह मंत्रालय ही लीड कर रहा है। टीम में स्वास्थ्य, कृषि और रसायन और जल संसाधन मंत्रालय के एक्सपर्ट शामिल हैं। यह मौत की वजह ढूंढ रही है, जांच कर रही है। आगे इस तरह की मौतों को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाई जा रही है। इससे पहले 15 जनवरी को रियासी जिले के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी गौरव सिकरवार ने एसआईटी गठित की थी। 11 मेंबरों की एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वजाहत हुसैन कर रहे हैं। मंत्री सकीना मसूद ने कहा था कि अगर ये मौतें किसी बीमारी के कारण हुई होती तो ये तेजी से फैल जाती और केवल 3 परिवारों तक ही सीमित नहीं रहती। हालांकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मृतकों के नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन पाए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नेशनल लेवल के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की भी मदद ले रही है। इसमें पुणे का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आईसीएमआर, दिल्ली का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एनसीडीसी, ग्वालियर की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर, जो इस वक्त इस तरफ इशारा करती है कि मुंबई पुलिस को एक लंबे समय बाद भी आरोपी को पकड़ने में नाकामी हासिल हुई है। उनके जांच और दावों पर भरोसा नहीं हो पा रही है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर पिछले दिनों हुए हमले के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मुंबई पुलिस ने जिस बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसके फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले निशान से मैच नहीं हुए हैं। राज्य के सीआईडी ने शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट सैंपल्स की नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट की है। ऐसे में यह मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि असली हमलावर क्या शरीफुल इस्लाम ही हैं या कोई और है। 16 जनवरी को हुए सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने घटना के लगभग 72 घंटे बाद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि वह चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था और बाद में चाकू से एक्टर पर हमला किया था। ऑपरेशन के जरिए चाकू का हिस्सा भी निकाला गया है। मिड डे की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्राइम सीन से मिले आरोपी के फिंगरप्रिंट्स गिरफ्तार किए गए आरोपी से नहीं मिलते हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस ने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं अरेस्ट कर लिया है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं कि सीसीटीवी में दिखाया गया शख्स और शरीफुल इस्लाम अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन पुलिस ने भी इस सवाल पर चुप्पी बनाई हुई है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीफुल इस्लाम के 10 फिंगरप्रिंट्स को सीआईडी के ब्यूरो में भेजा गया था। सीआईडी ने एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के जरिए से कंफर्म किया है कि क्राइम सीन से लिए गए 19 फिंगरप्रिंट में से कोई भी आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता है। यह शुक्रवार को पुणे के सीआईडी सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे द्वारा बनाई गई चेहरे की पहचान रिपोर्ट में अभी भी जांच के दायरे में है। सैफ की बिल्डिंग से शख्स के बाहर निकलने के समय वाला सीसीटीवी फुटेज काफ़ी धुंधला था और अधिकारी भी मौजूद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इमेज को बेहतर नहीं कर सके। इसी बीच मुंबई पुलिस को भी आशंका है कि सैफ मामले में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 16 जनवरी को बांद्रा एक्टर के आवास पर चाकूबाजी के दौरान मौजूद खान और उनके कर्मचारियों के खून के सैंपल्स को भी कपड़े के ऊपर से इकट्ठे किए हैं और उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक विज्ञान लैब में भेज दिया गया है। 19 जनवरी को पुलिस के ठाणे शहर से हमले के लिए बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फ़कीर को गिरफ्तार किया गया था। एक अदालत ने शुक्रवार को शरीफुल की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी जांच टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और उसने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसने अपराध में इस्तेमाल हथियार
कहां से खरीदा था। इस तरह मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो इतने दिनों बाद भी एक आरोपी को क्यों नहीं खोज पाई, और नहीं खोज पाई तो क्यों नहीं खोज पाई। इन सभी सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। एक व्यक्ति को खोजा गया, वो व्यक्ति भी, फिंगरप्रिंट भी उनका मैच नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अब आरोपी आखिर है कौन। अगर आरोपी कोई और है तो वो कहाँ है और उसे कब ढूंढा जाएगा। तो ये मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है और ये इशारा करती है कि पुलिस विभाग कितना कमज़ोर है। नमस्कार, आज दिन भर की खबरों में इतना ही। अब हम रुक करेंगे अगले खबर की ओर अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए सान इंडिया। चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, यार, मोहब्बत वालों में भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।